ये मिट्टी के मालिकों की कहानी है, जंगल का राजा कहे जाने वाले बैगा समुदाय की, जिनसे जुड़ी है कई किंवदंतियां। कहा जाता है कि रामायण काल में बैगा समुदाय मध्य क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करते थे। इसी कारण इनको वैद्य भी कहा जाता था, लेकिन वैद्य बाद में बन गया बैगा। हम आदिवासियों के उस हिस्से की भी बात करेंगे जो टाना भगत आंदोलन से निकला और बरतानिया हुकूमत की चूलें हिला दी। हम आपको आदिवासी समुदाय की कई दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे, ऐसे लोग जो अपने हक की लड़ाइयों का गौरवशाली इतिहास अपनी स्मृतियों में सजोए हुए हैं, वो लोग जिनके स्वर्णिम इतिहास की मुकम्मल चेतना को इतिहास लेखन में हाशिए से मुख पृष्ठ पर लाने में अभी बहुत काम बाकी है, पर हमने अपने तई अपना काम करने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, जिसमें होती हैं किताबों की बातें, जिसमें आज हम आपसे आदिवासी समुदाय के बारे में बातें करेंगे, जिसका आधार है वाणी प्रकाशन से आई ये किताब आदिवासी इतिहास और संस्कृति, जिसका संपादन किया है अनुराधा सिंह ने, जो काशी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस किताब में 13 अलग अलग विद्वानों के लेख हैं आदिवासी समुदाय के इतिहास, उसके संघर्ष, उसकी विपुल साहित्य संपदा और उसके आर्थिक विकास पर। आदिवासी शब्द से संकेत मिलता है आदि, अर्थात शुरुआती समय से निवास करने वाला व्यक्ति या समुदाय। आदिवासी समाज में इतिहास और संस्कृति का विकास साहित्य और कला के अन्य तरीकों की तरह ही दूसरी मुख्य धाराओं से पहले हो चुका था, लेकिन आदिवासियों के साहित्य सृजन की परंपरा मुख्य रूप से मौखिक यानी बोलकर की जाने वाली रही है। ठेठ आम भाषा में होने और सत्ता से इनकी दूरी की वजह से आदिवासी इतिहास और साहित्य इस समाज की तरह ही उपेक्षा का शिकार रहा है। आज भी सैकड़ों देशज भाषाओं में इतिहास रचा जा रहा है, जिसमें से अधिकांश से हमारा और हमारे इतिहास लेखन का संवाद शेष है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक है, जो देश की कुल आबादी के 8% से ज्यादा है। भारत की आदिवासी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मुख्य तौर पर 3 अंचलों में रहता है: उत्तर पूर्वी राज्य, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। हालांकि आदिवासी देश के लगभग हर हिस्से में आबाद हैं। उत्तर पूर्वी के इलाके में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्य आते हैं। इसी तरह मध्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा वगैरह, और दक्षिण में कृष्णा नदी से पार का इलाका। आज़ादी के आंदोलन के दौरान 20वीं शताब्दी में भी आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में राष्ट्रीय नेतृत्व का साथ दिया, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में असफल रहा। ब्रिटिश दौर की स्वशासन संस्थाओं में आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी आदिवासी समाज उपेक्षा और अलगाव का शिकार रहा। आदिवासियों के बारे में एक मिथ ये है कि वो बाहरी लोगों को नापसंद करते हैं, पर किताब में जेएनयू के प्रोफेसर रहे बिपिन चंद्र के हवाले से दर्ज है कि आदिवासी प्रतिरोधों की एक विशेषता ये रही है कि वो सभी गैर आदिवासियों या बाहरी लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे। बाहर से उनके इलाके में आकर बसे ऐसे लोगों पर आमतौर पर वो हमला नहीं करते थे, जैसे खेत खदानों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर या दूध का व्यापार करने वाले ये लोग। ये सभी लोग कई मौकों पर तो आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े भी। आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश राज की नीतियों और उपायों जैसे वन अधिनियम आदि कानूनों का विरोध किया। वो 1920 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल हुए और अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया। उरांव आदिवासियों के बीच टाना भगत आंदोलन से निकले टाना भगत संप्रदाय का भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग मिलता है। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें लगा कि गांधी राज आ चुका है और इसलिए करीब 20,000 टाना भगतों ने टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया। उनका यह भी मानना था कि एक बार स्वराज हासिल हो जाने के बाद उन्हें सरकार और जमींदारों की ओर से जब्त की गई उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। 1921 में टाना भगत संप्रदाय ने कांग्रेस का झंडा लेकर चलना, गांधी महाराज के नाम पर शपथ लेना और खद्दर पहनना भी शुरू कर दिया था। गांधीवादी ठक्कर बापा से प्रेरित होकर आदिवासियों के बीच सामाजिक कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना हुई। साल 1948 स्वामी विवेकानंद का स्थापित रामकृष्ण मिशन भी उन गिने चुने भारतीय संस्थानों में है जो स्वतंत्रता के पहले से ही आदिवासी इलाकों में सामाजिक काम कर रही है। रामकृष्ण मिशन ने साल 1920 के दशक में मेघालय की जनजातियों के बीच सामाजिक कार्य शुरू किया था। अब हम आपको बैगा आदिवासियों की कहानियां सुनाएंगे। बैगा आदिवासी द्रविड़ समूह से संबंध रखते हैं और मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में आबाद हैं। ये लोग पेड़ों और प्रकृति की पूजा करते हैं और बूढ़ा देव और दूल्हा देव को अपना देवता मानते हैं।
बैगा का एक अर्थ है ओझा या शमन। इस जाति के लोग झाड़ फूंक और अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। बैगा अपने आप को जंगल का राजा और पहला मानव मानते हैं। इन्हें भूमिया यानी मिट्टी का स्वामी भी कहा जाता है। इनकी संस्कृति में गोदना टैटू उसका बड़ा महत्व है। बैगा की जनसंख्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों में सबसे ज्यादा है। बैगा आदिवासियों के पर्व और त्योहार की बात करें तो जवारे, छाया ढारना, बिदरी, हरेली, नवाखानी, दशहरा, दिवाली और छेतरा हैं। आइए अब कुछ त्योहारों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला है दिवाली। इसमें बैगा लोग दीपावली के दिन मिट्टी या आटे का दिया जलाकर देवी देवताओं के सामने रखते हैं और रात में परिवार के सदस्य दाल भात और सूअर का मांस खाते हैं। वहीं छेतरा त्योहार पूस महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो विशेष तौर से बच्चों का त्योहार है। बच्चे घर घर जाकर खाने का सामान मांगकर नदी किनारे पकाते हैं और खाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। हम यहाँ बैगा समाज के विवाह संस्कारों की बात करेंगे। बैगा आदिवासियों में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है, यानी एक गोत्र के लड़का लड़की भाई बहन माने जाते हैं, पर मामा बुआ के लड़के लड़की में विवाह हो सकता है। इस समुदाय में वर पक्ष वधु पक्ष को दहेज देता है, जिसे वधु मूल्य कहते हैं। इनमें विधवा विवाह भी आम है। बैगा समाज में महिलाओं को धार्मिक आयोजन और पूजा पाठ में शामिल होने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। हालांकि बैगा आदिवासियों को विकास से वंचित और आदिम समुदाय माना जाता है, पर इनकी सामाजिक बुनावट में लचीलापन, खुलापन और व्यवस्थित रूप पाया जाता है। बहुविवाह, स्त्री को दूसरी शादी करने की आज़ादी, विधवा विवाह, भाग कर विवाह करने की मान्यता जैसी स्वतंत्रता इनके समाज को गैर जनजातीय समाज से ज़्यादा आधुनिक बनाती है। बैगा आदिवासियों के मृत्यु संस्कारों के बारे में किताब बताती है कि उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाने पर शव को मिट्टी देना और अग्निदाह जैसी दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। बैगा शव को नहलाते नहीं है। बैगाओं का शमशान घाट नदी या नाले के पार होता है। इनका भरोसा है कि भटकी हुई आत्मा नदी को पार करके गांव में नहीं आ सकती। मृतक के नहावन क्रियाकर्म में नगाड़ा बजाना अनिवार्य होता है। आदिवासी साहित्य के बारे में कुछ आदिवासी साहित्यकारों का मानना है कि उनका साहित्य ऑरेचर है। ऑरेचर यानी ओरल लिटरेचर। उनका मानना है कि उनके आज का लिखित साहित्य भी उनकी वाचिक यानी पुरखा साहित्य की परंपरा का ही साहित्य है। किताबी बातें चलती रहेंगी, साहित्य, समाज और संस्कृति से जुड़ी बातें भी चलती रहेंगी। आज के किताबी बातों के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा? कमेंट बॉक्स उसके लिए खुला है। अपनी राय जरूर दर्ज कराइए और देखते रहिए दी ललन टॉप।